नमस्कार। तो राज्यसभा में मनोज झा जी ने महिलाओं के पीरियड्स के बारे में और सैनिटरी पैड्स के बारे में ऐसा भी क्या कह दिया कि स्मृति ईरानी जी ने उन पे तंज कस दिया। आखिर स्मृति ईरानी को क्या दिक्कत है महिलाओं के पीरियड लीव से? ऐसा क्यों होता है कि ताकतवर पोजीशन पे पहुंच जाने के बाद, एक अथॉरिटी वाली पोजीशन में पहुंच जाने के बाद, कुछ महिलाएं जो पेट्रियार्कल होती हैं वो कैसे अपने से नीचे वाले तबके की औरतों को दबाने की कोशिश करती हैं, उनका हक मारती हैं। क्यों महाराष्ट्र में पिछले 3 सालों में 4,500 से ज़्यादा महिलाओं ने जो फील्ड में काम करती थी, खेतों में काम करती थी, उन्होंने अपने यूट्रस निकलवा दिए ताकि उनकी दिहाड़ी ना मारी जाए। आइए आज इन तमाम मुद्दों पे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है महिलाओं की पीरियड लीव्स और क्यों राज्यसभा में ये मुद्दा उठा। ताकतवर पोजीशन पर आने के बाद कैसे कुछ महिलाएं जो पेट्रियार्कल होती हैं अपने रवैये में, अपनी सोच में, वो कैसे अपने से नीचे के तबके की औरतों का हक मारती हैं, इसका ताज़ा उदाहरण है स्मृति ईरानी। जब पावर हाथ आ जाए और मुद्दों की समझ ना हो लेकिन आपको फेमिनिज्म की वोकैबुलरी आती हो तो वही मुहावरा सच हो जाता है, नीम हकीम खतराए जान। कैसे राज्यसभा में स्मृति ईरानी ने पीरियड लीव लागू करने को लेकर मनोज झा के एक सवाल पर व्यंग्य किया कि आप औरत नहीं हैं तो औरतों पर राय न दीजिए, और कैसे ये स्मृति जी की ही एक संवेदनहीनता दिखाता है। क्या मामला है ये सारा का सारा? क्या है पीरियड लीव और किन देशों में प्रावधान है इसका? महिलाएं सामान्य तौर पर अपने जीवन में 35-40 साल माहवारी के चक्र से हर महीने गुजरती हैं और हर महीने 3 से 7 दिन तक ये साइकिल 2-3 दिन के लिए या 5 दिनों के लिए या तमाम दिनों के लिए उनके लिए पेनफुल हो सकती है। ज़्यादातर महिलाएं इस दर्द से वाबस्ता हैं और दर्द की अलग अलग तरह की अनुभूति उन्हें हो सकती है और ये उनके दैनिक कामों को भी नहीं, मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। पीरियड लीव की सिफारिश महिला एम्प्लॉयज़ के लिए इसलिए की जाती है कि दर्द के इन 2 या 3 दिनों में वे बिना किसी स्ट्रेस के छुट्टी ले सकें, क्योंकि काम की जगह बहुत संभव है कि उनके लिए उन दिनों अनुकूल न हो। असह्य दर्द के अलावा टॉयलेट्स, प्राइवेसी, हाइजीन को लेकर तमाम इश्यूज हो सकते हैं, या हो सकता है कि उनका काम ही ऐसा हो कि जिसमें दिन भर बैठने की ही फुर्सत न मिले, खड़े रहना पड़े, भागते रहना पड़े, या हो सकता है कि उनके आसपास सिर्फ पुरुष सहकर्मी हो। कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे उनकी स्थिति और बदतर हो सकती है। आप ये सब तय नहीं कर सकते, तो महिलाओं को पीरियड में छुट्टी देकर आप असल में पीरियड को नॉर्मलाइज करते हो और इससे जेंडर इक्वालिटी बढ़ने की ज़्यादा संभावना बनती है। ऐसा कहते हुए अभी स्पेन की सरकार ने 3 दिन की पेड पीरियड लीव का प्रावधान किया है। जापान, ताइवान और इंडोनेशिया जैसे छोटे देशों में भी पीरियड लीव मिलती है। लेकिन हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति जी को पीरियड लीव से परेशानी है। हाल ही में राज्यसभा में मनोज झा जी ने स्मृति ईरानी से 2 बड़े रेलेवेंट और ज़रूरी सवाल पूछे और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये सवाल हम सब महिलाओं की तरफ से उठाने के लिए हमें उनका शुक्रिया कहना चाहिए। वैसे तो ये स्मृति जी की भी ड्यूटी बनती थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हर सांसद हर नागरिक के भले के लिए बोल सकता है, सोच सकता है। तो मनोज झा ने 2 सवाल पूछे। अमूमन सभी सैनिटरी पैड्स में फैलेट्स जैसे कई बेहद हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल होते हैं और लगातार स्टडीज ये बता रही हैं कि महिलाओं में इसके लंबे इस्तेमाल से कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों का खतरा है। महीने में लगभग 5 दिन और एक जिंदगी में लगभग 40 साल एक महिला मेंस्ट्रुएट करती है। सोचिए, शरीर के इतने करीब चिपका हुआ वो केमिकल कितना नुकसान पहुंचाता होगा। तो उन्होंने पूछा कि इस केमिकल से निपटने के लिए क्या कर रही है सरकार। तो क्या जवाब दिया स्मृति जी ने, सुन लीजिए। So the honourable member through you seeks to ask a question regarding manufacturing and the raw material used in sanitary pads, which is again not pertaining to my ministry. However, I can say here, sir, that the Honourable Prime Minister has ensured that through 10,000 Janaushadhi Kendras in the country, sanitary pads are available at 1 rupee. And to my knowledge, sir, thus far, I have not heard of or read of any complaints from that product. तो स्मृति जी ने कहा कि सैनिटरी पैड्स बनाने में क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, इससे मेरी मिनिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है
और वैसे भी तमाम औषधि केंद्रों पर जो पैड्स मिलते हैं वो 1 रुपए में मिलते हैं और उनके बारे में अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। वैसे तो पर्सनल हो जाएगा, लेकिन एक मेंस्ट्रुएटिंग नागरिक होने के नाते मैं एक मेंस्ट्रुएटिंग मिनिस्टर से पूछ रही हूँ कि स्मृति जी, क्या आप जन औषधि केंद्र से वही 1 रुपए वाला पैड इस्तेमाल करती हैं या आपकी बेटी? मुझे डाउट है। और चलिए मान लिया कि करती हैं, तो भी इस देश की तमाम औरतें जो बाजार से पैड खरीद कर लाती हैं, उनके स्वास्थ्य और कल्याण से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप कह सकती थी कि इस मंत्रालय की मंत्री होने के नाते मैं ये बात संबद्ध मंत्रालय तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, लेकिन कोई इच्छा शक्ति तो है नहीं। बिल्कुल निर्मला सीतारमण जी वाला अप्रोच है कि मैं प्याज नहीं खाती इसलिए प्याज के दाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो प्याज खाता है उसी को मिनिस्टर बना दो फिर। खैर, दूसरा सवाल पूछा मनोज जी ने कि जिस तरह लालू जी के समय बिहार ने सबसे पहले महिलाओं को पेड पीरियड लीव देने का काम किया था, ऐसा करने से सरकार को कौन रोक रहा है? क्यों नहीं सरकार इसे सभी महिला कर्मचारियों के लिए लागू करती? तो सुन लीजिए इस पर उनका क्या जवाब था। Sir, as the gentleman would concede that as a menstruating woman, I can very particularly in this house say menstruation and a menstrual cycle is not a handicap. Neither it's a natural part of a woman's life journey. Given that women today are opting for more and more economic opportunities, I will just put my personal view on this, sir. I am not the officiating ministry. We should not propose issues where women are in some way denied an equal opportunity just because somebody who does not menstruate has a particular viewpoint towards menstruation. मतलब हद है। आप मेंस्ट्रुएटिंग महिला हैं, सिर्फ इसलिए आप देश की तमाम मेंस्ट्रुएटिंग महिलाओं की तरफ से पीरियड लीव के लिए ये कह के मना कर देंगे कि औरतों को ये कमतर समझना है। क्या बकवास है। ऐसे ही ताकतवर औरतें अपने से नीचे की महिलाओं के हकों में सेंधमारी करती हैं। ठीक ऐसे ही आप एक ताकतवर पोजीशन पर पहुंच जाती हैं, आपको सब सुख सुविधाएं मिल जाती हैं और तब आपको लगता है कि अरे मैं तो ताकतवर हूं, मैं सशक्त हूं, मुझे महिला होने के नाते कुछ एक्स्ट्रा सुविधा नहीं चाहिए। लेकिन असल बात तो ये है कि आप सशक्त नहीं हैं, आप प्रिविलेज्ड हैं। आप एक्स्ट्रा सुविधा को लात नहीं मार रही हैं, आप पहले से एक्स्ट्रा सुविधा और विशेषाधिकार भोग रही हैं। आपके आगे पीछे चाकरों की फौज है, आपके लिए कार का दरवाजा खोलने के लिए कोई और है, आप कार में बैठती हैं तो आपका दरवाजा बंद करने के लिए कोई और है, आपके पास अपनी बात कहने के तमाम मंच और मौके हैं, कोई कमी नहीं है, आपके पास एक आवाज पर ऑर्डर फॉलो करने वालों की फौज है। मोहतरमा, आप पहले से एक्स्ट्रा पा रही हैं। प्रिविलेज को सशक्त होना मत कहिए। आपको सुबह 5 बजे उठकर किसी के घर सर्दी में ठंडे पानी से बर्तन मांजने नहीं जाना। आपको छोटे बच्चों की उल्टियां साफ करते हुए, उन्हें क्रच में छोड़ते हुए या किसी रिश्तेदार के पास छोड़ते हुए, अपने पीरियड क्रैम्प्स में रोते हुए दफ्तर की बस के पीछे नहीं भागना है। आपको पीरियड में दिन भर खड़े रहकर पार्लर के कस्टमर नहीं अटेंड करने हैं। आप कस्टमर की सेवा की खातिर के लिए अपना दर्द भुला के छिपा के काम करने वाली एयर क्रू या एयर होस्टेस नहीं हैं। आप प्रिविलेज्ड हैं और बस प्रिविलेज्ड हैं। और जब आप उस जगह पहुंचकर नौकरी करने वाली, काम पर जाने वाली तमाम महिलाओं के दर्द को नकार देती हैं, तो और कुछ नहीं, सिर्फ एंटी विमेन है। और एक मजेदार बात बताऊं, स्मृति जी ने मनोज झा पर व्यंग्य करते हुए कहा कि एक व्यक्ति जिसे माहवारी नहीं होती हो, उसे महिलाओं के बारे में ओपिनियन नहीं देना चाहिए। अधिकार की बात करना ओपिनियन देना नहीं होता। स्मृति जी को कौन समझाए। इस तर्क से तो संसद में मर्दों को मर्दों के अधिकार की बात करनी चाहिए, सिर्फ औरतों को औरतों के अधिकार की बात करनी चाहिए, दलितों को सिर्फ दलितों के बारे में बात करनी चाहिए और मुसलमानों को सिर्फ मुसलमानों की बात करनी चाहिए। इसी तर्क से चले तो महिला शक्ति वंदन अधिनियम अर्जुन मेघवाल को नहीं, महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय को लाना चाहिए था। और ओपिनियन की ही बात है तो आपकी सरकार कौन सा औरतों का ओपिनियन सुनती है? ओपिनियन छोड़िए, आपकी सरकार महिलाओं का कोई ग्रीवांस सुनती है? चलिए, सैनिटरी पैड्स में क्या मटेरियल यूज होता है ये आपके मंत्रालय का सवाल नहीं है, लेकिन सरकार बनाने में जो ब्रजभूषण जैसे बलात्कारी प्रवृत्ति का मटेरियल यूज हो रहा है वो तो आपके मंत्रालय का सवाल है कि नहीं है। एक भाजपा विधायक अभी 10 साल की बच्ची के बलात्कार में पकड़ा गया है कल। पॉक्सो से बचने की उसने तमाम कोशिशें की, झूठे सर्टिफिकेट्स बना के, ये करके वो करके एक भाजपा विधायक का बेटा अंकिता भंडारी की हत्या में बचा लिया गया। बीएचयू में एक बलात्कार हुआ, उसके बारे में सरकार अभी तक खामोश है। देश से गायब लड़कियों और औरतों की संख्या तो देखी ही होगी ना स्मृति जी, बोलिए ना इन सब पर भी।
जब आप संसद में होते हैं, जब आप प्रतिनिधि होते हैं, तो आपकी भाषा ये नहीं हो सकती कि एक मेंस्ट्रुएटिंग महिला के तौर पर मैं ये कह सकती हूँ कि माहवारी कोई विकलांगता नहीं है, यह एक महिला के प्राकृतिक जीवन का अंग है। अरे भाई, आप 4 साल बाद नहीं रहेंगी मेंस्ट्रुएटिंग, तब क्या दलील देंगी? किसी महिला को बिल्कुल दर्द नहीं होता, किसी के प्राण निकल जाते हैं। एक ही जीवन में एक महिला मेंस्ट्रुएशन के अलग अलग फेज से गुजर सकती है। हो सकता है आपको पीएमएस नहीं होता हो, किसी दूसरी महिला को होता हो, किसी को एंड्रोमेट्रियोसिस हो सकता है, किसी की क्या दशा है, आप अपने हिसाब से तय करेंगी। आपसे भली हैं वो औरतें जो एकदम निचले तबके से आईं, महिला अधिकारों को ऊपर तक ले आईं। राजस्थान की भंवरी देवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। एक बाल विवाह के केस को रोकने गई तो सवर्ण परिवार के अहंकार पर चोट लग गई। लेकिन ये भंवरी देवी का काम था, वो ड्यूटी कर रही थी अपनी, और ड्यूटी करने के बदले उनके साथ गांव के सवर्णों ने रेप किया, उनको सबक सिखाने के लिए। भंवरी डरी नहीं, कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि सवर्ण लड़के क्यों किसी दलित महिला को स्पर्श भी करेंगे, और अपराधी छूट गए। फिर विशाखा नाम की एक संस्था ने भंवरी का साथ दिया और ये केस सुप्रीम कोर्ट गया। भंवरी देवी वहां भी लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बाद एक विशाखा गाइडलाइन जारी की कि हर वर्क प्लेस पर एक कमेटी गठित हो जो वर्क प्लेस पर महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के केस की जांच करे और सजा तय करे। ये आगे चलकर 2013 में पॉश कानून बना, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। एक गांव की औरत की लड़ाई ने शहर की हर औरत को एक मजबूत कानून दिया, सम्मान का हक दिया। भंवरी देवी के लिए नौकरी करने के हालात वैसे नहीं थे जैसे किसी शानदार दफ्तर में, एक अच्छे माहौल में, किसी जेंडर इक्वलिटी वाले माहौल में किसी महिला को मिल सकते हो। इसलिए अगर आप किसी ताकतवर स्थिति में हैं तो सच्चा प्रतिनिधित्व वही हो सकता है कि आप सबसे कमजोर के बारे में सोचें। 4 प्रिविलेज्ड औरतों को भी इसका लाभ मिल जाएगा, ये अधिकार देने का क्राइटेरिया नहीं होता। ये चिंता करना कि अरे अगर अधिकार दिया तो इससे प्रिविलेज्ड औरतों को भी कुछ अधिकार मिल जाएंगे, ऐसे नहीं दिए जाते अधिकार। आज एक आम कामकाजी महिला पीरियड लीव लेगी, कल को उसकी डोमेस्टिक हेल्प भी फिर उससे कह सकेगी मैडम औरत तो मैं भी हूँ, पीरियड में आज मेरी भी हालत ख़राब है, छुट्टी तो मेरी भी बनती है। ये बात कहते कहते मुझे सोजोर्नर ट्रुथ की याद आ गई। अमेरिका में फेमिनिस्ट महिलाओं की एक सभा हो रही थी। मांग थी कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिले, और भाषणों में बार बार श्वेत महिलाएं अपने जीवन के अनुभवों के हवाले से महिलाओं के तरह तरह के अधिकारों पे बात कर रही थीं। इतने में एक 80 साल बुजुर्ग काली महिला सोजोर्नर ट्रुथ उठी और बोली, क्या मैं महिला नहीं हूं? एंट आई अ वुमन? आप सब श्वेत सभ्य महिलाओं जैसा मेरा जीवन नहीं है, और उसमें अलग किस्म के कष्ट हैं। मैं खेतों में काम करती रही, मर्दों की तरह मैंने जीवन भर शारीरिक मेहनत की है, मेरे हाथ कठोर और रूखे हैं, तो क्या मैं औरत नहीं हूँ? मेरी बात नहीं होगी? मुझे अधिकार नहीं चाहिए? और फेमिनिज्म ठीक यही बात आगे चलकर कहता है, ब्लैक फेमिनिज्म, कि औरतों के अधिकार पर बात करने का क्या फ़ायदा अगर औरतों में आप काली औरतों को शामिल नहीं मानते। उससे आगे चलकर दलित फेमिनिज्म ने भारत में यही बात की कि क्या फ़ायदा औरतों के अधिकार पर बात करने का अगर आप औरतों में दलित औरतों को शामिल नहीं करते। यानी फेमिनिज्म में कास्ट का एंगल आप शामिल नहीं करते। यही आज इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म कहता है कि क्या फ़ायदा औरतों के अधिकार पर बात करने का कि अगर उसमें हम काली, दलित, गरीब, विकलांग, मुसलमान, आदिवासी, हर तरह की महिला को शामिल नहीं करते। और यही बात मैं आज स्मृति जी से कहती हूँ कि क्या फ़ायदा है आपके महिलाओं का प्रतिनिधि होने का अगर आप महिलाओं में हर वर्ग, हर तरह की विविधता वाली महिला को शामिल नहीं मानती। अगर आपका महिलावाद इंक्लूसिव नहीं है तो वो महिलावाद नहीं है, सिर्फ स्वार्थवाद है, सिर्फ लग्जरी है। महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी वेल बीइंग के प्रति सरकार कितनी सचेत है कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने अभी एक ऐसी दवाई को लेकर अलर्ट जारी किया है जो महिलाओं में पीरियड पेन के लिए खाई जाने वाली एक प्रचलित दवाई है, मेफ्टॉल स्पास। आपने खाई होगी, आपकी माँओं, बहनों, पत्नियों ने खाई होगी, बेटियों ने खाई होगी अपने पीरियड में। मैंने कई बार ली है। इसके लिए किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाल ही में ये अलर्ट जारी किया गया है कि इस दवा को लेने से कई तरह के साइड इफ़ेक्ट और बीमारियों का खतरा है। इस एडवाइजरी के बाद
आप पीरियड दर्द से निपटने के लिए महिलाओं के पास तुरंत कोई इलाज नहीं है कि गोली खाओ और काम करो, फिर गोली खाओ और काम करो। फिलहाल कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन इस दवा के अलर्ट के साथ एक बात रेखांकित हुई है, वो ये कि पीरियड पेन के लिए ली जाने वाली प्रचलित दवा है मेफ्टॉल स्पास। इसका मतलब ये है कि पीरियड पेन एक नॉर्मल चीज़ है। इसका मतलब कि सरकार के पास ये सूचना है कि बड़ी संख्या में महिलाएं पीरियड पेन से परेशान रहती हैं। अब या तो सरकारी अलर्ट सच है या स्मृति जी जिनके हिसाब से पीरियड महिला को असहाय नहीं बनाता। लेकिन आप पूछिए ना अपने घर की महिलाओं से कि किस हद तक वे दवा से बचने की कोशिश करती हैं और कैसे असहाय होकर ही गोली खाती हैं। आप अपने आप से पूछ लीजिए, आपको गोलियां खाने का शौक है? कोई परेशानी हद से बढ़ती है, आपका काम काज अटक जाता है, तभी ना खाते हैं गोली। जब भी महिलाओं को उनके महिला होने की वजह से कोई सुविधा अलग से दी जाती है तो प्रिविलेज क्लास चिल्लाता है। बस में लड़कियां बिना टिकट यात्रा करती हैं तो साथ के लड़कों से लेकर बस ड्राइवर, कंडक्टर और बगल की सवारियां तक उन्हें भद्दी निगाह से देखती हैं और ताने कसते हैं। सबको बस में फ्री में जाती हुई महिलाएं दिखती हैं, फ्री में रोज आपका घर चलाती हैं, तब नहीं दिखती। एक औरत का कितना फ्री का लेबर इस देश की सामाजिक व्यवस्था, एक औरत का कितना फ्री का लेबर इस देश की सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था खा जाती है, उसका कोई हिसाब नहीं है। जैसे रोजा लग्जमबर्ग ने एक बार कहा था कि जिस दिन औरतों के श्रम का हिसाब होगा, इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी पकड़ी जाएगी। हजारों वर्षों का वह अवैतनिक श्रम जिसका ना कोई क्रेडिट मिला, ना कोई मूल्य। हम जब भी श्रम की बात करते हैं तो मर्द का ख्याल आता है, मैन एट वर्क दिखता है, क्योंकि लिखा होता है हर जगह। जो कहीं नहीं लिखा होता है वो है वुमेन एट वर्क। चाहे साइट पर काम करने वाले मजदूर और इंजीनियर दोनों औरतें ही क्यों ना हो, बोर्ड मैन एट वर्क का होता है। या तो हमारा नाम भी मैन कर दीजिए साहब, ताकि हमारा काम भी दिखे, या फिर इस दुनिया में सबको औरत बना दिया जाए। पीरियड में 2 दिन छुट्टी पाना खटकता है। सोचिए अगर हर इंसान को पीरियड आते होते तो तब तो ये सामान्य लगता। बस यही बात है, सोचने की यही बात है जो सारी आपकी टेक्निक बदल देगी, जिसके सेंटर में मेल बॉडी है, क्योंकि आपके लिए वही सामान्य है। सच तो ये है कि अगर पीरियड लीव की वजह से औरतों के साथ कोई बॉस भेदभाव करे, उन्हें नौकरी पर इसलिए न रखा जाए कि पीरियड लीव देनी पड़ेगी, या ऐसी ही बातें, तो ये सिस्टम का दोष है, औरतों का नहीं। पीरियड लीव इस बात का स्वीकार है कि इस देश को कामकाजी महिलाओं की ज़रूरत है, उनके टैलेंट और उनके लेबर की कद्र है। और याद रखिए, ये ज़रूरत तब तक बनी रहेगी, इस पीरियड लीव की और ऐसी तमाम लीव्स की ज़रूरत तब तक बनी रहेगी जब तक औरतों को इतना सशक्त न बना दिया जाए कि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत ख़त्म हो जाए। जैसे स्मृति ईरानी जी, जब तक वो ऐसी स्थिति में न पहुंच जाएं कि उन्हें इस सुविधा की वजह से निजी और आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। आपको याद होगा महाराष्ट्र में बीड़ में खेत में काम करने वाली महिलाएं, जो पूरा गन्ना उगाने वाला बेल्ट है, उसमें ये समस्या सामने आई थी कि उन महिलाओं ने कैसे अपने यूट्रस ही निकलवा दिए थे, क्योंकि पीरियड की वजह से उनकी दिहाड़ी मारी जाती थी। खेत के मालिक उन्हें काम पर नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि वो आए दिन कोई ना कोई महिला इस समस्या से पीड़ित दिखाई देती थी। तमाम गायनी प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें दिहाड़ी गंवानी पड़ती थी, तो उन्होंने सोचा गर्भ ही निकलवा दो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न उनका काम मारा जाएगा। ये इंसानियत है? गर्भ होना महिलाओं की गलती है, या इसे एक सामान्य सच न मान सकना दुनिया की गलती है, जिसे स्मृति ईरानी जैसे लोग सपोर्ट करते हैं? महिलाओं की तो क्या ही औकात है कि आपके होते हुए वे खुद अपने दर्द के बारे में कुछ कह दें। आप ही बता दीजिए स्मृति ईरानी जी, महिलाएं पीरियड के दर्द से मरें या भूख से। तो देखते रहिए हमारे साथ TCH पर हर एपिसोड, और जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हिम्मत बढ़ाइए। नमस्कार।